नमस्कार दोस्तों। हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ रहे थे जिसमें भक्ति काल हमारा चल रहा था और भक्ति काल में हमने आपको बताया था भक्ति काल को दो भागों में हमने बांटा था, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति हमारा चल रहा था जिसमें ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हमने लगभग पढ़ लिए, प्रेमाश्रय शाखा के हमारे कवि चल रहे थे जिसमें लास्ट क्लास में हमने मलिक मोहम्मद जायसी तक हमने कंप्लीट कर लिया। तो आज की इस क्लास में नेक्स्ट जो कवि हैं जिनका नाम मंजन है, उनसे हम आज की क्लास को शुरुआत करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें, अपने सभी साथियों तक शेयर भी करें और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को हम शुरुआत करते हैं। आपको साथ में ही हेडिंग लगानी है और लिखना है मंजन। नेक्स्ट कवि हमारा है मंजन, जिनका समय आपको लिखना है, मंजन लिखना है और मंजन के साइड में आपको लिखना है समय 16वीं शताब्दी। देखिए, इससे पिछली क्लास में हमने आपको मलिक मोहम्मद जायसी बताया था। एक बार पिछली क्लास का कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको रिकॉल करवा देता हूँ, उससे आपको जो है इनको जोड़ने में थोड़ी मदद मिलेगी। देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो सूफी काव्य परंपरा के जो है प्रमुख कवियों में माने जाते हैं। उनको कवियों का सिरमौर भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन थी। एक उनके बारे में आपको ध्यान रखना है, उनकी रचनाएं जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जन्म स्थान का अमेठी माना जाता है। गुरु का नाम जो है वो मोहिदी माना जाता है। सूफी फ़कीर थे वो और सिद्ध फ़कीरों में गिने जाते हैं। तो ये भी सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। एक उनकी नवीनतम रचना भी मिलती है, हालांकि उसका प्रमुख प्रमाण नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रख लेना, कहनावत जो है उनकी नवीनतम रचना मानी जाती है। तो ये ध्यान रखनी है, आपको रचनाएं ध्यान रखनी है सबसे ज़्यादा। अब आज की जो क्लास है हमारी, उसमें हम चर्चा मंजन पर करेंगे। मंजन आपको हेडिंग लगानी है और 16वीं शताब्दी से लिखना है। तो देखिए, मंजन ने 1545 ईस्वी में मधुमालती की रचना की थी। किसकी रचना की थी? मधुमालती की। मधुमालती नाम की अन्य रचनाओं का भी पता चलता है। तो देखिए, मंजन की रचना आपको लिखनी है, जिसका ये आप लिख लीजिए मधुमालती। मधुमालती की रचना किसने की? मंजन ने की और समय लिख लीजिए 1545। लेकिन मंजनकृत मधुमालती जायसी के पद्मावत के 5 वर्ष बाद रची गई। जायसी ने अपनी पूर्ववर्ती सूफी प्रेमाख्यानक ग्रंथों का उल्लेख करते हुए जिस मधुमालती का नाम लिया है वह मंजन की रची हुई नहीं है। देखिए, इसमें आप एक बात, अब ये क्या कह रहे हैं कि मधुमालती जो है कुछ और भी रचनाएं हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि मंजन की कौन सी है? तो इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो मधुमालती है वो पद्मावत के 5 साल बाद लिखी गई थी। पद्मावत किसने लिखा? तो जायसी ने लिखा था। तो जायसी के 5 वर्ष बाद में जो है मंजन ने मधुमालती की जो है रचना की थी और इसका उल्लेख जो है किसमें मिलता है? जायसी से पहले के जो ग्रंथ हैं उनमें इस बात का उल्लेख मिलता है। वह मंजन की रची हुई नहीं है। इस ग्रंथ के में कनेसर नगर के राजा सूरजभान के पुत्र राजकुमार मनोहर का महाराष्ट्र नगर की राजकुमारी मधुमालती के साथ प्रेम और पारस्परिक वियोग की कथा है। आगे देखिए, इसमें इस प्रेम कथा के समानांतर प्रेमा और ताराचंद की भी प्रेम कथा चलती है। मधुमालती में नायक को अप्सराएं उड़ाकर मधुमालती की चित्र सारी में पहुंचा देती है। देखिए, मधुमालती जो रचना है इसमें किसकी कथा है? तो इसमें जो है एक राजकुमार है मनोहर और एक राजकुमारी है मधुमालती। इन दोनों की जो है प्रेम कहानी है किसमें? मधुमालती में। अब इन्हीं के जैसे एक समानांतर प्रेम कहानी और है जिसमें प्रेमा और ताराचंद की प्रेम कथा है। इन दोनों में समानताएं हैं। अब जो इसका नायक है, जो मधुमालती का जो नायक है, नायक कौन है? मनोहर। अब मनोहर को क्या करती हैं कि जो अप्सराएं हैं, अप्सराएं उड़ा करके कहाँ ले जाती है? मधुमालती के कक्ष में ले जाती है, यानी कि चित्रसारा में। चित्रसारा का मतलब होता है जहाँ पर रानी रहती है, उसमें ले जाती है और वहाँ पहुँचा देते हैं। तो इन दो, जब मनोहर जो है राजकुमारी को देखता है, यानी कि मधुमालती को देखता है, तो दोनों में क्या हो जाता है? प्रेम हो जाता है। ये इसकी कहानी है। देखिए आगे, तो मधुमालती में नायक को अप्सराएं उड़ाकर मधुमालती की चित्रसारी में पहुंचा देती है। वहीं नायक नायिका को देखता है एवं दोनों के बीच प्रेम पनपता है। मंजन ने इस कथा में प्रेम का उच्च आदर्श सामने रखा है। सूफी काव्य में नायक की प्राय 2 पत्नियां होती हैं, किंतु इसमें मनोहर अपने द्वारा उपकृत प्रेमा से बहन का संबंध स्थापित करता है। लेकिन इसमें जो है, इसमें दूसरी नायिका कौन है? प्रेमा।
तो उसमें जो है इसका बहन का संबंध बताया गया है, किसके साथ? मनोहर के साथ। इसमें जन्म जन्मांतर के बीच प्रेम की अखंडता प्रकट की गई है। इस दृष्टि से इसमें भारतीय पुनर्जन्मवाद की बात कही गई है। तो भारतीय पुनर्जन्म में जो विश्वास करते हैं हिंदू धर्म में, उसी पर आधारित ये कहानी है। जबकि इस्लाम जो है वो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता है, यानी पुनर्जन्म को नहीं मानता है। लेकिन इसमें कहानी जो है कुछ उलट है। लोक के वर्णन के द्वारा अलौकिक सत्ता का संकेत सभी सूफी काव्यों के समान इसमें भी पाया जाता है। जैसे आगे देखिए, ये पंक्तियां हैं, क्या कहती हैं देखिए, देखत ही पहचान हितोई, एही रूप जेहि छदरो मोई, एही रूप बुत अहे छपाना, एही रूप सृष्टि समाना, एही रूप शक्ति ओ सियु, एही रूप त्रिभुवन कर जियु, एही रूप प्रगटे बहुभेसा, और एही रूप जग रंक नरेशा। तो ये पंक्ति आपको ध्यान रखनी है, हो सकता है पूछ ली जाए, और किसकी है? तो मंजन की है। ऊपर की 2 लाइन तो कम से कम आपको ध्यान रखनी है। तो इसी के साथ जो है मंजन कवि जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट कवि है उस्मान, इसकी भी आप हेडिंग लगा लीजिए। मंजन में आपको ज़्यादा कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत है नहीं, बस एक ये 2 लाइन ध्यान रख लेना। बाकी इनका रचना जो है मधुमालती है। अगर कई बार पूछ लिया जाता तो ये पूछ लिया जाता है कि इसमें किसका वर्णन है, तो बस ध्यान रख लेना, मनोहर और राजकुमारी मालती का प्रेम प्रसंग है इसमें, बस ये ध्यान रख लेना। नेक्स्ट कवि लगाइए उस्मान, और साइड में लिख लीजिए 16वीं शताब्दी इनका समय। आगे देखिए, उस्मान कवि की चित्रावली सन 1613 में लिखी गई थी। उस्मान कवि की रचना का नाम लिख लीजिए चित्रावली। कब लिखी गई थी? 1613 में। ये जहांगीर के समय में वर्तमान थे, यानी कि ये किसके समय में थे? तो जहांगीर के समय में। और गाजीपुर के रहने वाले थे। कौन रहने वाले थे गाजीपुर के? जहांगीर नहीं थे, उस्मान थे। तो जहांगीर कहाँ के रहने वाले थे? गाजीपुर के। गाजीपुर कहाँ है? यूपी में। इनके पिता का नाम शेख हुसैन था, और ये 5 भाई थे। 5 भाई थे उस्मान। इन्होंने अपना उपनाम जो है मान लिखा है, अपना उपमान मान लिखा है। ये शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे, अर्थात इनके गुरु का नाम क्या था? हाजी बाबा। लिख लीजिए। चित्रावली की कथानक कल्पना आश्रित है, यानी कि जो इसमें जो चित्रावली इनकी रचना है, इसमें काल्पनिक कहानी लिखी गई है, कल्पना पर आधारित है। इसमें नेपाल के राजकुमार सुजान एवं रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली के साथ विवाह वर्णन अत्यंत सरस रूप में हुआ है। रचनाकार अपने रचना विधान में जायसी से प्रभावित हुआ है। तो रचनाकार कौन है? उस्मान। किससे प्रभावित हुए हैं? तो जायसी से। जायसी की ही पद्धति पर नगर, सरोवर, यात्रा, दान, महिमा आदि का वर्णन चित्रावली में भी है। इसमें सूफी और सूफी प्रेमाख्यानक इतर काव्य की परंपराओं और काव्य रूढ़ियों का सुंदर प्रयोग हुआ है। इस काव्य में विरह वर्णन के अंतर्गत षड ऋतु वर्णन का सरल एवं मनोहर रूप है। तो ये इसकी बातें हैं, आपको ज़्यादा कुछ ध्यान रखने की जरूरत है नहीं, सिर्फ इनका जन्म स्थान ध्यान रख लेना, और इनकी रचना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और गुरु का नाम रखना चाहो तो रख लेना, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, इनकी पंक्तियाँ हैं कुछ। पंक्तियाँ में आपको 1-2 ऊपर की लाइन आपको ध्यान रखनी है, किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है, चाहे नेट का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, या फर्स्ट ग्रेड का हो। और अभी आने वाले दिनों में दिल्ली में और चंडीगढ़ में पीजीटी टीजीटी का पेपर होने वाले हैं। अगर आप वहाँ पर उस एग्ज़ाम को देने वाले हैं तो ध्यान रखने का, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऋतु बसंत नौतन बन फूला, जह जह भोर कुसुम रंग भूला, आई कहाँ सो भवर हमारा, जेहि बुनु बसत बसंत उजारा, रात बरन पुन देख न जाई, मानव दवा देहु दिसलाई, रतिपति दूर व ऋतुपति बली, कानन दे आई दल बली। पंक्तियां ध्यान रख लेना, हो सकता है पूछ ली जाए। उस्मान की लिखी हुई हैं। आगे देखिए, इसके अतिरिक्त सूफी काव्य परंपरा के अन्य कवि उल्लेखनीय इस प्रकार हैं। तो उस्मान जो है हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसी के साथ जो है कुछ अन्य कवि भी हैं सूफी काव्य धाराओं के। कौन कौन से हैं? शेख नबी, लिख लीजिए शेख नबी। 1619 में ज्ञानदीप नामक काव्य लिखा था, किसने? शेख नबी ने। पूछा जा सकता है। शेख नबी, रचना ज्ञानदीप है, 1619 में लिखी है। नेक्स्ट है कासिम शाह, 1731 में इन्होंने हंस जवाहर रचा था। नेक्स्ट कवि लिख लीजिए साइड में एरो लगा करके, कासिम शाह। इनकी रचना का नाम लिख लीजिए हंस जवाहर, 1731 में लिखा है। नेक्स्ट है नूर मोहम्मद, 1744 में इन्होंने इंद्रावती लिखा है। और 1764 में अनुराग बांसुरी लिखा है। अनुराग बांसुरी जो है इंपॉर्टेंट रचना है, किसने लिखी है? नूर मोहम्मद ने। दोनों रचनाएं आप लिख लीजिए।
नेक्स्ट है, अनुराग बांसुरी में शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर रूपक बांधा गया है। इन्होंने चौपाइयों के बीच में दोहे न रखकर बरवे रखा है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा सूफी कवि है जिन्होंने चौपाइयों के बीच में दोहा नहीं रखा बल्कि उसकी जगह क्या रखा है, बरवे रखा है। तो इसका नाम आएगा नूर मोहम्मद का। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको लगा लीजिए, लिख लीजिए इसको। तो देखिए साथी, इसी के साथ हमारे जो सूफी काव्य धारा के जो कवि हैं वो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं यहीं पर। और अब जो सूफी काव्य धारा की कुछ सामान्य विशेषता है, सामान्य जानकारी, उनको भी हम पढ़ लेते हैं। इसी के साथ हमारी क्लास जो है कंप्लीट हो जाएगी और फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे की जो कवि हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। एक बार इसकी सामान्य जानकारी हम ले लेते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट है सूफी काव्य धारा की सामान्य विशेषताएं। सूफी काव्य अपनी अंतर्वर्ती विशेषताओं के कारण प्रेमाश्रयी, प्रेम मार्गी, प्रेम काव्य, प्रेम आख्यानक तथा काव्य कथा काव्य के नाम से जाना जाता है। इससे स्पष्ट है कि इस काव्य धारा की मूल चेतना प्रेम रही है। तो इससे स्पष्ट है, अर्थात हम जान सकते हैं कि जो सूफी काव्य धारा है उसको हम प्रेमाश्रय भी कह सकते हैं, प्रेम मार्गी भी कह सकते हैं, प्रेम काव्य कह सकते हैं, प्रेम आख्याना कह सकते हैं और कथा काव्य। अगर ये उपनाम आपसे पूछ लिए जाए तो ये सारे के सारे जो है प्रेमाश्रय शाखा के नाम है। इनको भी ध्यान रख लेना, हो सकता है पूछ ले जाए। तो अब आगे देखिए, इस प्रेम में भी विरह स्थिति की प्रधानता रही है। इस मत पर आधारित काव्य में भी प्रेम की उत्कट विरह व्यंजना और प्रतीकात्मकता दिखाई देती है। इसलिए सूफी कवि प्रेम की पीर कवि कहा जाते हैं। इसलिए सूफी कवियों को प्रेम की पीर के कवि कहे जाते हैं। कई कवि कहे गए हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। प्रेम के पीर कवि जो है कौन सी काव्यधारा के कवि हैं, तो सूफी कवियों को कहा जाता है। इन्होंने प्राय भारत में लोक प्रचलित कथाओं को अपने प्रबंध काव्य का आधार बनाया है। उस कथा को बड़े कौशल से सूफी मत के अनुकूल रूपायित किया है। इनमें भारतीय संस्कृति सुरक्षित ही नहीं है, वह समृद्ध भी हुई है। सूफी कवियों के साहित्य की आत्मा विशुद्ध भारतीय है। सूफी कवियों की साहित्य की आत्मा विशुद्ध भारतीय, इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी लिख लीजिए। यद्यपि इसमें प्रेम और धर्म की विदेशी साधना भी घुल मिल गई है। प्रबंध काव्य मशनबी शैली में रचित है, अर्थात सर्गबद्ध नहीं है। काव्य को घटनाओं के शीर्षकों में विभाजित किया गया है, किंतु इसका काव्य रूप मध्यकाल की प्राकृत अपभ्रंश परंपरा के रोमांचक आख्यानों से जुड़ा है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना के लिए पद्मावत के ही काव्य रूपात्मक ढांचे को चुना है। इंपॉर्टेंट बात है भाई, तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखी है उसके लिए किसके ढांचे को, यानी कि उसका आधार क्या है, तो लगभग पद्मावत जैसा जैसे ने लिखा है उसी के जैसा उपमा, यानी कि उसी की जैसी जो रचना लिखी है वो किसकी है, तो रामचरितमानस की है। आगे देखिए, हिंदी की मध्ययुगीन कविता में सूफी काव्य का युग के महत्वपूर्ण ध्रुवों राजाश्रय एवं धर्माश्रय को छोड़ लोकाश्रय में पनपा। लोक भूमि में पल्लवित पोषित होने के कारण ही इसमें लोक मन की साहित्यिक अभिव्यक्ति हुई है। मानवता के सामान्य भावों को अपने प्रेम आख्यानों द्वारा चरितार्थ कर इन्होंने एक संवाद सेतु निर्मित किया, जहां व्यक्ति संप्रदाय मत सिद्धांतवाद की खाइयों अपने आप पड़ जाती हैं। इन्होंने मनुष्य के भीतर छिपे प्रेम की रचनात्मक शक्ति को पहचाना और युगीन की आवश्यकता जमीन पर उसका प्रतिपादन किया। सूफी कवियों की भाषा अवधी है। सूफी कवियों की भाषा कौन सी है, मुख्यतः अवधी है। ये लिख सकते हो इस बात को आप। पूछा जा सकता है कि सूफी कवियों की मुख्य भाषा कौन सी है, अवधी है। ये चौपाई दोहे में कड़वकबद्ध है। और कौन सी शैली है, तो कड़वकबद्ध शैली है चौपाई दोहे में। लेकिन इसके विपरीत कौन था, अभी हमने बताया था, कोई किसी ने बरवी शैली में भी लिखा था तो नूर मोहम्मद था। आगे लाइन लिखी हुई है, एक सूफी कवि नूर मोहम्मद ने अनुराग बांसुरी में दोहे की जगह बरवे का व्यवहार किया है। सूफी जनमानस के कवि हैं। इसी लोक रंगत के कारण वस्तुतः वर्णन प्राय इतिवृत्तात्मक अभिधापरक शैली में किए गए हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, इन्होंने जो रचना लिखी है वो सारी की सारी जो है चौपाई में लिखी गई हैं। शैली कौन सी है, चौपाई दोहा है और कड़वकबद्ध शैली है। उनकी भाषा इंपॉर्टेंट है, अवधी भाषा है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक कवि है सूफी नूर मोहम्मद और उनकी रचना है अनुराग बांसुरी। उन्होंने उसमें दोहे का प्रयोग नहीं किया बल्कि किसका किया, बरवे का किया है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है साथियों, ये ध्यान रख लेना। इसी के साथ आज की हमारी क्लास जो है पर कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट क्लास में हम राम भक्ति शाखा के जो कवि हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ निर्गुण भक्ति शाखा के जो कवि हैं, तमाम कवि हमारे कंप्लीट हो जाते हैं।
अब सगुण भक्ति धारा के कवियों का हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने सभी साथियों तक जो टीजीटी, पीजीटी और नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।